हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 में यानी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग में मॉड्यूल ए जनरल बैंकिंग ऑपरेशन का चैप्टर 16 यूनिट 16 यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है कि सारी फाइनेंशियल सर्विसेज को डिलीवरी करना एक अफोर्डेबल कॉस्ट पर। किसको? जो सोसाइटी के लो इनकम सेगमेंट है उसको, जो डिसएडवांटेज है, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है, या जो लो इनकम सेगमेंट है, ईडब्ल्यूएस सेगमेंट है, उनको जो इकोनॉमिकली वीक हैं, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस है उसे क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन बोलेंगे। ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं वित्तीय समावेशन। मतलब नाम से समझ में आ रहा, समावेशित करना मतलब अपने स्कीम्स के अंतर्गत लेना। माइक्रो फाइनेंस जो है वो भी धीमे धीमे क्रेडिट और थ्रिफ्ट मतलब होता है सेविंग। क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ लोन और सेविंग प्रोडक्ट्स के अलावा अब माइक्रो इंश्योरेंस, माइक्रो पेंशन, माइक्रो रेमिटेंस या डिजिटल पेमेंट्स, इन तरह की चीज़ों में भी धीमे धीमे बढ़ रहा है। ये सब भी एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है। तो एक इसे मॉडल होता है, इसे बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल। तो बिजनेस फैसिलिटेटर वैसे तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप समझ लीजिए ये सिंपल वही जो आपके ब्रांचेस में, आपके बैंक्स में जो वो रहते हैं बीसी मॉडल, तो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट होता है, वो बिजनेस फैसिलिटेटर ही होते हैं। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, बैंक कुछ इंटरमीडियरीज यानी मध्यांश को यूज़ करता है जिससे कि वो बिजनेस को फैसिलिटेट कर सके। इसमें कौन कौन होता है? ऐसा किसी एनजीओ को, किसी एसएचजी को अलॉट कर देना, कोई फार्मर क्लब को अलॉट कर देना, आईटी इनेबल्ड रूरल आउटलेट्स जो है कॉर्पोरेट एंटिटीज को, उनको अलॉट कर देना, या पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस है, इन लोगों को अलॉट कर देना। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट कि प्लीज डिस्क्लेमर देख लीजिए कि दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। एग्री क्लिनिक वगैरह जो गांव में होते हैं वो सब यूटिलाइज करना किस पर्पज से? बिजनेस फैसिलिटेट करने के पर्पज से। कृषि विज्ञान केंद्र को, ठीक है। जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स होते हैं वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं? वो एक तो बोरोवर्स की एक्टिविटीज़, जो भी मतलब जो कस्टमर लोन लेना चाहते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनकी एक्टिविटी क्या है, कैसा है, उन बोरोवर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो प्रिलिमिनरी लोन एप्लीकेशंस हैं उनको कलेक्ट कर सकते हैं, उनको भरवा सकते हैं, उससे संबंधित दस्तावेज ले सकते हैं। सेविंग संबंधित जो प्रोग्राम्स हैं उनके विषय में अवेयरनेस फैला सकते हैं गांव के या रूरल सेक्टर या सेमी अर्बन एरियाज़ में। जो भी एप्लीकेशंस बैंक में सबमिट करनी है उनको प्रोसेस करना या सबमिट करने का काम ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर्स, जो गांव तक, जो मतलब ब्रांच तक नहीं आ सकते हैं। मान लीजिए ब्रांच गांव से 10 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक नहीं आ सकते हैं, तो उस केस के लिए पोस्ट सैंक्शन जो होगी उसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई लोन वगैरह दे दिया गया, बाद में उसमें फंड कहाँ जा रहा है, कहाँ पर वो बिजनेस एस्टैब्लिश हो रहा है, कोई समस्या आ रही है, बिल्स वगैरह कहाँ से आ रही है, ये सारी चीज़ें पोस्ट सैंक्शन संबंधित से, या असेट्स क्रिएट हुए भी हैं कि नहीं, ये सब मॉनिटरिंग कर सकते हैं। और उसके बाद जब रिकवरी का नंबर आएगा तो रिकवरी में भी फॉलो अप और हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट मॉडल में क्या होता है, ये बेसिकली इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, पहले कोई भी बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट रखने से पहले बैंक को बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी रखनी पड़ेगी, जिसमें वो जो भी इंडिविजुअल को अलॉट कर रहा है बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट काम, उनके प्रति ड्यू डिलिजेंस रखनी पड़ेगी। मार्केट में क्या रेपुटेशन है उनकी, उनकी फाइनेंशियल साउंडनेस कैसी है, कैश हैंडलिंग एबिलिटी उन लोगों की कैसी है जिनको बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट रखना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कितना है उनका बिहेवियर, या उनको कितनी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की कि वो मतलब मोबाइल या पीओएस मशीन्स का यूज़ करके कितना ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, क्या काम कर पाएंगे। जो भी इंडिविजुअल्स या एंटिटीज़ परमिटेड जो अलाउ किए जाते हैं बीसीएस के लिए, वो इंडिविजुअल्स ज़्यादातर कौन होते हैं? जैसे रिटायर्ड कोई बैंक एम्प्लॉय हो गया, रिटायर्ड टीचर्स हो गए, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, एक्स सर्विसमैन, कोई ऐसा व्यक्ति जो किराना या मेडिकल या फेयर प्राइस शॉप वगैरह कोटे वगैरह की दुकान चला रहा है गाँव के अंदर, ऐसे लोग। पोस्ट ऑफिस को बना दिया जाता है कभी कभी। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं आरआरबीज को छोड़ के, वो लोग अगर चाहें तो वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो एनबीएफसीज हैं यानी एनबीएफसीज एनडी, उनको भी एज अ बीसी अलॉट कर सकते हैं। जो एक्टिविटीज़ होंगी बीसीएस की वो क्या क्या होंगी, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, हम लोग पीछे देख चुके हैं। बोरोवर्स को आइडेंटिफाई करना, लोन एप्लीकेशन को सबमिट करना, लोन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स को सबमिट करना, रिकवरी के लिए फॉलो अप करना, जो भी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट है उसको कलेक्ट करना, स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट के लिए कोशिश करना, मतलब प्रयास करने से कलेक्ट किया जा सके। भाई अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्कीम बैंक लाया कि डेली किसी को 100 रुपये जमा करने, तो अब 100 रुपये जमा करने रोज़ तो नहीं आएगा ना बैंक आपकी, तो क्या है उसमें बेस गवर्नमेंट आपका डेली 100 रुपये उसके बिहाफ पे जमा कर लेगा और आके बैंक एक साथ जमा कर देगा। भाई 10 लोगों के 100 करके 1000 रुपये हो गए, तो बीसी ने आके सीधे 1000 जमा कर दिए। तो ये सब मतलब है स्मॉल वैल्यू डिपॉजिट से, ये मतलब है कोई भी स्मॉल वैल्यू रेमिटेंस वगैरह होगा, पैसा भेजना है मंगाना, तो वो उसकी रिसिप्ट डिलीवरी कर सकता है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं उनमें जो भी प्रिलिमिनरी यानी प्राइमरी स्टेज पे आवश्यकता है वो सब बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट कर सकते हैं। बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट जो होते हैं उनके लिए क्या टर्म्स कंडीशन है? पहली बात, कमीशन और फीस के लिए कहा गया है कि बैंक जो है अपने बीसी या बीएफ को क्या करेगा, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कमीशन या फीस देगा। ठीक है,
साथ ही साथ इस बात का भी एग्रीमेंट करेगा कि जो बीसी या बीएफ हैं ये डायरेक्टली किसी कस्टमर से कोई भी डायरेक्टली पैसा चार्ज नहीं करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक। ये नहीं कि बैंक ने कहा ट्रांजेक्शन आपको पर ट्रांजेक्शन मान लीजिए ₹2 मिलना है, ठीक है, या मान लीजिए 1% है, और बैंक बिजनेस कॉमर्स ने कहा कि क्या है ₹1000 निकालना, 2% तो अकाउंट से कट ही गया क्योंकि वो तो फीस है उसकी। उसके अलावा उससे कहा कि ₹50 फीस है, वो एक्स्ट्रा कैश में दे दो। तो दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। अडॉप्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए कहा गया है कि जब बैंक किसी भी बीसी को अलॉट करता है तो भाई उसके साथ उसकी रेपुटेशन और उसके ऑपरेशन रिस्क भी होते हैं। भाई अगर वो बीसी कोई भी फ्रॉड कर देता है, कुछ भी कर देता है, तो वो किसको झेलना पड़ेगा? वो झेलना पड़ेगा बैंक को, ठीक है। तो इसलिए ये कहा गया है कि ये सब बैंक को इसीलिए संभालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अपने रेपुटेशनल रिस्क, लीगल रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, ये सारी चीज़। साथ ही साथ ये देखा जाता है कि आईसीटी डिवाइसेस में उसका हाथ कैसा है। आईसीटी मतलब इंटरनेट कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो होती हैं उनमें कैसा हाथ है। उसके बाद रिस्क मिटिगेटिंग मेजर्स क्या क्या होते हैं। एक तो सूटेबल लिमिट ऑन कैश होल्डिंग, मतलब जब बीसीज अलॉट किए जाते हैं तो उनको इनका एक अकाउंट, ओडी अकाउंट बनाया जाता है। तो उसमें अकाउंट हैंडलिंग से मतलब ये नहीं है एक साथ आपने 10 लाख की लिमिट दे दी कि आप 10 लाख डेली जमा करो और डिसबर्स करो, सॉरी डिसबर्स नहीं करो, मतलब वो करो, निकासी करो, तो वो नहीं संभव है ना। तो क्या करते हैं 50,000, 20,000, 1 लाख ऐसा कुछ ओडी बनाते हैं कि अगर फ्रॉड होगी भी तो लिमिट कितना हो भाई। अगर किसी ने मान लीजिए 1 लाख रुपये जमा किया, बीसी ने क्या किया, वो पैसा खा लिया और बैंक में नहीं जमा किया, तो मैक्सिमम फ्रॉड कितना होगा? 1 लाख का होगा। इसलिए कहा गया कि सूटेबल लिमिट ऑन कैश होल्डिंग का ये मतलब है जो भी कैश कलेक्ट करेगा बीसी बैंक के बिहाफ पर, उसकी वो रिसीट लेगा, एक्नॉलेज करेगा उस चीज़ को। जो भी सिक्योरिटी होगी कस्टमर की, जो कॉन्फिडेंशियलिटी होगी, उसके जो डिटेल्स होंगे, पर्सनल डेटा होगा, उन सबको सिक्योर कौन करेगा? बीसी सिक्योर करेगा, वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी साथ, ठीक है। साथ ही साथ जो बैंक है उसको एक बीसीपी यानी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी लेके चलना पड़ेगा कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप डिपेंडेंट हो गए बीसीज के ऊपर कि आप अगर बीसीज ने अचानक रिजाइन कर दिया या आपने उनको हटा दिया ड्यू टू फॉर व्हाट्सएवर रीजन, तो आपका काम ही अटक जाए। तो एजेंट्स और सब एजेंट्स या बीसीज को हटाने के बाद भी काम चल सके उसके लिए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान आवश्यक है। रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस सर्विस रेंडर्ड बाय बीसी, जो भी बीसी या बीएफ अगर कोई भी उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती तो वो कैसे होगा? बैंक के पास एक प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी होनी चाहिए जिससे कि वो बीसी और बीएफ संबंधित कंप्लेंट्स का निस्तारण कर सके। जो एक डेजिग्नेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होगा जिसका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर वाइडली पब्लिश किया जाएगा जिससे लोगों को पता हो कि अगर बीसी से कोई शिकायत है तो किसको करनी है? डेजिग्नेटेड ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर को करनी है। जो प्रोसीजर और टाइम फ्रेम है कि कैसे ये प्रॉब्लम, ये ग्रीवेंस डील होगी, वो बैंक की वेबसाइट पे शो होना चाहिए। अगर कंप्लेनेंट जो है जिसने शिकायत करी है अगर उसको 60 दिन के अंदर अंदर बैंक की तरफ से मतलब सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस नहीं प्राप्त होता है या वो संतुष्ट नहीं होता है तो उस केस में वो जो कस्टमर है वो बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जाकर भी कंप्लेंट कर सकता है। सेटिंग अप ऑफ पेमेंट बैंक्स के लिए कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर में स्मॉल सेविंग अकाउंट और पेमेंट और रेमिटेंस, जो माइग्रेंट लेबर फोर्स है, लो इनकम हाउस होल्ड्स है, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी पेमेंट बैंक का प्रोसेस शुरू किया था, सेटअप शुरू किया गया था। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं पेमेंट बैंक की, वो क्या क्या काम करते हैं? एक तो वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना? 2 लाख पर कस्टमर तक। डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड इशू कर सकते हैं। पीपीआई मतलब क्या है? प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं आपके, ऐसे पेटीएम हुआ, जीपे हुआ, ये सब आएंगे इसमें, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज दे सकते हैं, पेमेंट और रेमिटेंस सर्विसेज दे सकते हैं, जो सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, इन सबको बेच सकते हैं। यूटिलिटी बिल पेमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, ठीक है, ये सब चीज़ें भी ये काम करवा सकते हैं, ठीक है। फ़ोन का बिल। जो पेमेंट बैंक होते हैं वो बेसिकली रिमोट एरिया में मोस्टली बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एटीएम आदि के द्वारा कार्य करते हैं। ये कहा गया है कम से कम इनके 25% फिजिकल एक्सेस पॉइंट होना कंपलसरी है, इंक्लूडिंग बीसीज। रूरल सेक्टर में कम से कम इनके 25% आउटलेट्स होने चाहिए। यूज़ ऑफ मोबाइल टैबलेट्स इन फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव, बैंक क्या कर रहा है? मोबाइल टैबलेट आदि को यूज़ कर रहा है, एज ए पीओएस टर्मिनल भी यूज़ कर रहा है जिससे कि बेहतर फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। नवंबर 2012 में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक कॉमन यूएसएसडी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, आपको पता होगा, जिसे क्या बोलते हैं? *99#। इसकी हेल्प से क्या होता है कि बिना इंटरनेट के भी आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, अपने बैलेंस जान सकते हो, भेज सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो ये *99# सभी टेलकोज के लिए। दिसंबर 2016 में USSD 2.0 ने नया वर्जन लॉन्च किया, यूपीआई। आप सबको पता है 2016, 9 साल हो गए यूपीआई को, आप समझ रहे हो कितना टाइम हो गया।
तो फिर क्या हो गया, स्मार्टफोन और नॉर्मल बेसिक फ़ोन दोनों के ही थ्रू पैसे का लेन देन किया जा सकता है या बैलेंस वगैरह की जानकारी की जाती है। कुल मिला के सारे ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। दो ब्रॉड एरियाज डिजिटल ऑनबोर्डिंग संबंधित होते हैं, क्या होते हैं? एक होता है इंप्रूविंग एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स यूजिंग फिनटेक, मतलब फिनटेक का इस्तेमाल करके जो पब्लिक है, जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स के प्रति उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना। ठीक है। दूसरा है एनालाइजिंग पोटेंशियल रिस्क, मतलब जब फिनटेक की यानी कि ये जो आपकी फिनटेक सर्विसेज ली जा रही हैं, जो मोबाइल टैबलेट के थ्रू जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है कि बैंक को लॉस होने का, फ्रॉड्स होने का, ट्रांजेक्शन्स फेल होने का चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो उस रिस्क को भी, पोटेंशियल जो रिस्क है उसको भी मैनेज करना है। ये दो ब्रॉड चीज़ें हैं, मतलब पहली बात एक्सेसिबिलिटी थ्रू फिनटेक और दूसरी बात एनालाइजिंग रिस्क थ्रू फिनटेक। ठीक है। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन क्या किसका किया जा रहा है? आधार इकोसिस्टम को बहुत यूज़ किया, आधार इकोसिस्टम इसमें बहुत हेल्पफुल है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होता है। फाइनेंशियल लिटरेसी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।